इन तीन चेहरों को जरा ध्यान से देख लीजिए। नाम बताने की जरूरत तो है नहीं, दुनिया भर के करोड़ों लोगों के जीवन में इनके पर्दे वाले जीवन का असर दिखता है। उसी असर को कैश कराने के चक्कर में शायद लोग भूल जाते हैं कि समाज में उसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। केंद्र सरकार ने इन तीनों सुपरस्टार्स को नोटिस भेजा है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे। इन्हें तो आप लोग पहचानते ही होंगे, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जो भारत आकर जेसीबी पे चढ़ के फोटो खिंचवा रहे थे। हालांकि बुलडोजर पर चढ़ने के पीछे इनका मोटिव कुछ और था। ये अपनी कंपनी का प्रचार कर रहे थे, लेकिन भारत में बहुत सारे लोगों ने उसे अपनी कंपनी का प्रचार समझ लिया। इन्होंने तो अपने देश के लोगों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग ली है। सवाल यह है कि भारत वाले क्षमा कब मांगेंगे, क्योंकि यहां वालों की गलतियां तो ब्रिटेन वालों से कई गुना ज्यादा है। गलतियां कौन सी हैं, उसके भुक्तभोगी आप सब भी रहे हैं। यह मसला बहुत ही गंभीर है, ध्यान देकर सुनिएगा। इसके साथ ही बात करेंगे कि क्या भगवा रंग का गमछा गुंडागर्दी को छुपाने का एक साधन बनता जा रहा है। भूमाफिया बनना हो, जनता को झूठे वादों में बरगलाकर बड़ी बड़ी कंपनी बना लेनी हो, हर जगह क्या भगवा रंग को लाइसेंस के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है क्या? इसकी एक मिसाल, नई मिसाल राजस्थान से निकल कर आई है। इसे ध्यान से देखिएगा और खुद से यह सवाल करिएगा कि क्या इससे किसी की भावना आहत होती है कि नहीं। उधर चीफ जस्टिस ने एक कार्यक्रम में कुछ ऐसी बातें कही हैं, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिसके बाद साल 2015 का माहौल याद आने लगा है, जो सवाल उठाता है कि क्या बीजेपी समर्थक चीफ जस्टिस को भी किसी गैंग का सदस्य बुलाएंगे। हालांकि बुलाते ही है, क्योंकि सीजीआई ने कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें कह दी हैं जो सीधे निशाने पर लगती हैं। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। और ये लाइक सब्सक्राइब वाला काम वीडियो की शुरुआत में ही निपटा लिया करिए। 2-4 सेकंड का काम है, आपका कुछ खर्च भी नहीं होता, लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा यदि हो सके तो इस QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समय पहले ही भारत के व्यापारी रामकिशुन यादव उर्फ रामदेव को लेकर एक खुलासा हुआ। आरोप लगा कि सेल कंपनियों के माध्यम से रामदेव के करीबी लोग दिल्ली के आसपास ढेर सारी जमीनों पर अपना कब्जा जमा रहे हैं, खरीद बेच रहे हैं। बहुत सारे लोग उन्हें भूमाफिया के नाम से भी बुलाते हैं। बाकी रामदेव और उनकी कंपनी पर अब तक बहुत सारे आरोप लग चुके हैं। हमने कई बार आपको बताया है, विस्तार से बताया है, फिर बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मध्य प्रदेश का एक और तथाकथित बाबा है जो सरेआम मंच पर बैठकर महिलाओं के अवैध संबंध बता देने का दावा करता है, भूत भविष्य बताने और हुर-फुर करके बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने का दावा भी करता है। हालांकि सवाल उठने पर किसी दिव्य शक्ति होने से भी इनकार कर देता है। उस धीरेन्द्र पर भी जमीन कब्जाने के तमाम आरोप लगे हैं। इस मामले पर भी हमने विस्तार से कई वीडियो में बात की है, अभी हल्के में छोड़ देते हैं। यहाँ एक बात और याद दिला दें, हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री को किसी ने जान से मारने की धमकी दी थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बता रहा था खुद को, लेकिन पुलिस ने फिलहाल उसको गिरफ्तार कर लिया है। धमकी देने वाले ने 10 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी थी। पकड़े जाने वाले युवक का नाम आकाश कुमार बताया जा रहा है। इसके अलावा आप लगातार देख रहे होंगे खुद को बाबा कहने वाले, कहलवाने वाले, चमत्कारी बताने वाले तमाम ऐसे लोग हैं जो भगवा ओढ़कर बड़े बड़े कारनामे करते हैं और बड़े बड़े कारनामों का आरोप लगता है। तमाम गोरख धंधों के अलावा यौन शोषण के आरोप भी लगते हैं। कुछ लोग जेल में भी हैं। वहीं राम रहीम जैसे कुछ राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर बाबा भी हैं जिन्हें हत्या और बलात्कार के मामले में सजा तक हो चुकी है, यानी सिद्ध हो चुका है कि ये सब कर्मकांड करके बैठे हैं, लेकिन अक्सर चुनाव से पहले हमारे आपके बीच प्रकट हो जाते हैं। हाल ही में राजस्थान का चुनाव बीता है। चुनाव परिणाम आने के दूसरे ही दिन एक और बाबा, माफ करिएगा तथाकथित बाबा चर्चा में आ गए। नाम है बाल मुकुंदाचार्य, असली नाम है संजय शर्मा, पिता का नाम पुरुषोत्तम शर्मा। संजय शर्मा के पिता का नाम तो पुरुषोत्तम शर्मा है, लेकिन अभी इन पर जो आरोप लगा है वो किसी भी रूप में इन्हें पुरुषों में उत्तम बताने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। राजस्थान चुनाव परिणाम आने के दूसरे दिन ही संजय शर्मा मीट की दुकानें बंद कराने निकल पड़े। वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद पुलिस वालों के साथ बहसबाजी का वीडियो भी वायरल हुआ। हालांकि बाद में इन्होंने माफी भी मांगी, कहा कि मैं किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं गया था। अब माफी अपने मन से निकल गई या फिर फोन पर किसी ने चापा था, हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल पिता पुत्र पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर है। राजस्थान के जयपुर से सूरजमल रैगर नाम के एक दलित व्यक्ति ने यह आरोप लगाया है कि कुछ दिन पहले जब वो खेतों में काम कर रहा था तो संजय शर्मा और बाल मुकुंदाचार्य अपने पिता के अलावा कुछ अन्य लोगों के साथ आते हैं, खेतों में पहुंचते हैं और दलित व्यक्ति की छाती पर पहुंचते ही लात मार देते हैं। इसके बाद उसे जाति सूचक गालियां देते हैं, यानी फुल टॉस मारपीट होती है। हालांकि इसे मारपीट नहीं कह सकते, खाली मार कहेंगे, क्योंकि जब एक तरफ व्यक्ति अकेला हो और दूसरी तरफ पूरी गैंग पहुंची हो तो मामला एक तरफा ही हो सकता है। खाली मार हो रही थी, पीट नहीं हो रही थी। यहाँ आरोप सिर्फ बेटे पर ही नहीं बल्कि इनके पिता पर भी लगा है कि इन्होंने दलित व्यक्ति के मुंह पर थूक
थूक दिया। फिर से सुन लीजिए, बाल मुकुंदाचार्य के पिता ने दलित के मुंह पर थूक दिया। इसके अलावा चाटे भी मारे। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग जुटने लगे। इसके बाद कथित तौर पर संजय शर्मा अपने लोगों के साथ वहां से वापस हो लिए। साथ में ये धमकी भी देते रहे कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जान से निपटा दूंगा। दलित व्यक्ति ने जुलाई महीने में भी शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद कहा जा रहा है कि बाल मुकुंदाचार्य जैसे लोगों का हौसला और बढ़ गया और आए दिन परिवार वालों को ऐसे ही धमकाते रहे। 8 अगस्त को बुलंद हौसले के साथ एक बार फिर से ये लोग दलित के ऊपर धावा बोल दिए। फिर से दलित परिवार पुलिस के पास गया, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई। इसके बाद मजबूरी में इस दलित परिवार को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर अपराध दर्ज हुआ है। अब थोड़ी देर के लिए रुकिए और 3-4 महीने पीछे जाइए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, मगर फिर भी दलित पर हो रहे इतने जघन्य अपराध पर उनकी सरकार मुकदमा दर्ज नहीं करवा पाई। अब जब विपक्षी पार्टी की सरकार में हौसले बुलंदी पर थे, तो फिर अपनी पार्टी की सरकार में क्या क्या होगा। और अब तो तथाकथित बाबा विधायक भी हैं। वैसे यहां मुझे एक और व्यक्ति की बहुत तेज से याद आ रही है, एकदम 120 की स्पीड में याद आ रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी की। कुछ साल पहले संभवतः बनारस में उन्होंने एक भाषण के दौरान कहा था कि चाहे तो मुझे मार लेना, लेकिन मेरे दलित भाई बहनों को कुछ मत करना, उन्हें हाथ मत लगाना, चाहे भले मुझे मार लेना। अब बाल मुकुंदाचार्य प्रधानमंत्री की इस बात को ध्यान में रखें और जब भी किसी दलित पर हाथ उठाने का मन करे, जोर से मन करे, तो प्रधानमंत्री को याद करें, उनसे जाकर कहें कि मेरा मन हो रहा है किसी दलित को पीटने का, बाकी निर्देशानुसार काम करें। संजय शर्मा उर्फ बाल मुकुंदाचार्य पर दलितों की जमीन जबरिया कब्जा करने का बेहद गंभीर आरोप लगा है। इसके अलावा मारपीट का भी आरोप लगा है। बाकी FIR दर्ज होने के बाद क्या कार्रवाई होती है, कितनी होती है कि नहीं होती है, यह तो सब वक्त बताएगा। अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा। हम फिलहाल इतना बता सकते हैं कि कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका में जाकर कहा था कि हमारे देश में किसी के साथ किसी भी आधार पर कोई छुआछूत, कोई भेदभाव नहीं होता है, सब बराबर हैं। आइए अब इन 3 सुपरस्टार्स की बात कर लेते हैं। आपने इन तीनों को एक साथ गुटके का प्रचार करते हुए देखा होगा, जिसमें बोला जाता है कि बोलो जुबां केसरी। हालांकि बोलना चाहिए कि बनाओ जुबां कैंसरी, क्योंकि जुबां केसरी हो न हो, जुबां कैंसरी होना तो तय है। फिल्मी कलाकारों और फिल्मों का हमारे जीवन पर गहरा असर होता है, बहुत छाप छोड़ती है। ऐसे में बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि क्या बड़े बड़े कलाकारों को इस तरह से इश्तेहार, इस तरह से प्रचार करना चाहिए ऐसी चीज़ों का? क्या इसका समाज पर गलत प्रभाव नहीं पड़ता? इसी तरह की बात इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंची थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था और केंद्र सरकार ने इन तीनों को नोटिस भेजा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि इसी तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, तो हाई कोर्ट में इसे खारिज कर दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने खारिज न करते हुए अगले साल मई महीने में तारीख दे दी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात एक और है, वो ये है कि इसी तरह का विज्ञापन सदी के महानायक कहे जाने वाले बच्चन साहब भी किया करते थे, लेकिन बीच में ही उन्होंने अनुबंध तोड़ दिया। इसके बाद भी कंपनी नहीं मानी, उनके नाम पर प्रचार करती रही, तो अमिताभ बच्चन ने कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की। अब यहाँ कुछ बातें सुन लीजिए जो बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे देश में हर साल 13 लाख से अधिक लोगों की मौत तंबाकू के कैंसर की वजह से होती है, और देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कैंसर का प्रमुख कारण तंबाकू ही बताया जाता है। यानी गुटखा खाने से जुबां केसरी होना हो, जुबां कैंसरी होने की गारंटी जरूर मिल सकती है। और जब इस तरह के नशीली चीजों का प्रचार प्रसार सुपरस्टार लोग करते हैं, तो युवाओं के मन में इन्हें लेकर जो हीरोपना बसा हुआ है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं युवा प्रभावित होते ही हैं और भौकाल दिखाने के चक्कर में शौक पाल लेते हैं। बाद में इलाज के खर्चे में सब कुछ बिक जाता है, मुंह से कैंसर के कीड़े टपकने लगते हैं और दांत चियार के मर जाते हैं। खुद तो चले जाते हैं, लेकिन पूरे परिवार को दशकों तक तड़पने के लिए छोड़ जाते हैं। अब पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बातें कर लेते हैं, इसके बाद बोरिस जॉनसन और प्रधानमंत्री मोदी की बात करेंगे। वो मसला बहुत महत्वपूर्ण है, उसे ध्यान से सुनिएगा। याद करिए, मोदी सरकार आने के कुछ महीने बाद ही देश में एक शब्द बहुत प्रयोग में आ गया था, हिंदी में असहिष्णुता, अंग्रेजी में इनटॉलरेंस। बहुत सारे लोगों ने असहिष्णुता शब्द शायद जीवन में पहली बार सुना था, लेकिन जब लोगों ने नफरत की राजनीति और बंटवारा करने वालों को इसका जिम्मेदार बताना शुरू किया, तो ट्रोल गैंग, गोदी मीडिया के तमाम लपड़झंडिस और IT सेल के गुर्गे उल्टा उन्हीं लोगों को गालियां देना शुरू कर दिए। और जो लोग भी देश में हो रही नफरत के विस्तार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उन सबको एक गैंग का सदस्य बताया जाने लगा। एक कार्यक्रम में बोलते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि सोशल मीडिया की वृद्धि समुदायों के बीच असहिष्णुता और वैश्विक ध्रुवीकरण का एक प्रमुख कारक है। यानी इस एक लाइन में चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि नफरत और अलगाव के लिए सोशल मीडिया काफी हद तक जिम्मेदार है, इसका विस्तार जिम्मेदार है। इसी के साथ उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि हाँ, असहिष्णुता का विस्तार हुआ है। अच्छा, आप में से जो लोग असहिष्णुता शब्द का मतलब नहीं समझते हैं, तो आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में बता देता हूं। ऐसी भावना
जो किसी और की बात सुनने तक न दे। दूसरों से सहमत होना तो बहुत दूर की बात है, सुनने में भी तकलीफ हो जाए, आप दूसरों के विचारों को सुन भी न पाएं, खुद से अलग कुछ भी बर्दाश्त न कर पाएं, दूसरों पर अपना विचार थोपने की कोशिश करें। जैसे कोई दाढ़ी रखता हो तो आप उसकी दाढ़ियां नोच लें, यही होती है असहिष्णुता, एकदम देसी भाषा में। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि दुनिया भर में जो ध्रुवीकरण हो रहा है, वो लेफ्ट का हो, राइट का हो या सेंटर का हो, जो हर जगह है वो भारत में भी है, यानी भारत उससे बचा हुआ नहीं है। अमेरिका में ध्रुवीकरण का कितना बढ़िया त्यौहार आपने देखा था जब ट्रंप की हार हुई, उसके समर्थक व्हाइट हाउस पर कब्जा करने पहुंच गए। अगली बात जो चीफ जस्टिस ने कही है उसे जरा ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा है कि कानून जहां भलाई का स्रोत हो सकता है, वहीं मनमानी का कारण भी बन सकता है। यानी किसी कानून से यदि लोगों की मदद हो सकती है तो उसी कानून का दुरुपयोग करते हुए लोगों को परेशान भी किया जा सकता है। कानून का प्रभाव कैसा होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि कानूनों का उपयोग कौन करता है, यानी कानूनों को लागू कौन करवाता है। इसके साथ ही ये उन सामाजिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है जहां इसे लागू किया जाता है। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। हमारे देश में दलितों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बहुत सारे कानून बने हैं। SC/ST एक्ट तो आपने सुना ही होगा। उनके खिलाफ कुछ होता है तो मेहनत करने के बाद कहीं कहीं अपराध दर्ज हो जाता है। अभी बाल मुकुंदाचार्य वाली कहानी मैंने आपको बताया ही कि कैसे पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की तो कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, लेकिन अपराध दर्ज होने के बाद समाज का रोल शुरू होता है और असली खेल तब शुरू होता है। परिवार के लोगों पर तरह तरह से दबाव बनाया जाता है, गालियां, धमकियां, मारपीट। हाल ही में हमने आपको बताया भी था, संभवतः मध्य प्रदेश का मामला था, जहां दलित परिवार पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाते हुए एक वर्ग के लोगों ने परिवार के कुछ लोगों की हत्या तक कर दी। यानी SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, उसको वापस लो नहीं तो निपटा दिए जाओगे। ऐसी ही परिस्थितियों की बात चीफ जस्टिस कह रहे थे। इससे बढ़िया एक और उदाहरण सुन लीजिए। आजकल ED खूब सुनते होंगे, मगर यही कानून UPA सरकार यानी कांग्रेस की सरकार में भी था। उस वक्त बहुत कम लोगों पर छापेमारी हुआ करती थी, और जहां छापेमारी होती थी, जहां जांच होती थी, वहां पर आगे की कार्रवाइयां भी होती थी। खाली छापेमारी और मीडियाबाजी नहीं होती थी। और छापेमारी जिन पर हुई उनमें से कुछ सरकार में शामिल लोग भी थे, यानी अपनों पर भी छापेमारी हुई। यानी उस दौरान कोई ये आरोप नहीं लगा पाया कि चिन्हित करके विपक्षी पार्टियों के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके नेताओं को लपेटा जा रहा है। लेकिन आज उसी PMLA कानून का उपयोग किस तरीके से हो रहा है ये भी आप देख रहे हैं। कानून वही है, प्रयोग करने वाला बदल गया तो पूरी परिभाषा बदल गई। ठीक वैसे ही कि हमने आपको एक कलम दे दी, आप चाहें तो उससे पढ़ लिख कर कुछ बढ़िया करें या फिर किसी की आंख फोड़ दें, उस कलम में का उसमें कोई दोष नहीं है। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने भी कहा कि जब हम अन्याय के सामने आते हैं तो उसे बीतते हुए चरण के रूप में नहीं देखना चाहिए। यानी ये नहीं कि चलो हो गया, अब बीत गया, अब क्या करना है। यदि हम उस अन्याय से संकल्प के साथ नहीं निपटते हैं तो ये एक गंभीर खतरा बन सकता है और हमारे समाज को डुबो सकता है। इस बात को आप पिछले कुछ सालों में भारत में ही हो रही नफरत की राजनीति का उदाहरण लेकर समझ सकते हैं, किस तरीके से इसने समाज को घेर लिया है और धीरे धीरे डुबाना भी शुरू कर दिया है। चिंता की बात यह है कि संकल्प के साथ निपटने वालों की कमी नजर आती है, खासकर संवैधानिक संस्थाओं की तरफ से, सरकारों की तरफ से। यदि कमी न होती तो पिछले 7 महीने से हमारे देश का एक राज्य मणिपुर जल नहीं रहा होता। आइए अब ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। कुछ महीनों पहले ये भारत आए थे, बुलडोजर पे चढ़ के फोटो खिंचवा रहे थे। हालांकि JCB कंपनी ब्रिटेन से संबंधित है, शायद ये उस कंपनी का प्रचार कर रहे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ लोगों ने बुलडोजर वाली जो प्रथा चली है उसका प्रचार समझ लिया। यानी कुछ राज्य सरकारें जो बुलडोजर का प्रयोग किसी खास वर्ग को परेशान करने के लिए करती हैं, उसका प्रचार समझ लिया गया, समर्थन समझ लिया गया। बहरहाल अभी देखने वाली बात यह है कि बोरिस जॉनसन ने स्वीकार किया है कि उनकी सरकार कोविड महामारी के प्रभाव को समझने में धीमी थी, यानी समय के साथ पकड़ नहीं पाई, लापरवाही हुई और सभी पीड़ित परिवारों से क्षमा मांगी है। यानी कोविड के दौरान जो निर्णय इन्होंने लिए थे, इनके सरकार ने लिए थे, उन सब के लिए इन्होंने अपने देशवासियों से क्षमा मांगी है। दरअसल ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव ने पिछले हफ्ते कहा था कि उन्होंने कोविड के दौरान सरकार को चेतावनी देने की कोशिश की थी कि 23 मार्च 2020 से कुछ सप्ताह पहले देश में लॉकडाउन लगाकर हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है, लेकिन वहां की सरकार ने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। अब याद करिए, कोविड की पहली लहर से पहले यानी हमारे यहाँ मार्च महीने के आखिरी में प्रधानमंत्री आते हैं और लॉकडाउन की घोषणा करते हैं, ताली थाली भी बजवाए थे, याद ही होगा। लेकिन 12 फरवरी को ही विपक्ष के सांसद, यानी लॉकडाउन से 1 महीना से भी लगभग 1.5 महीना पहले ही विपक्ष के सांसद राहुल गांधी ने सरकार को, मोदी सरकार को कोविड महामारी के बारे में चेतावनी दी थी, चेताने की कोशिश की थी। लेकिन उस वक्त मोदी सरकार और उसके तमाम लोग, यहां तक कि गोदी मीडिया के बहुत सारे लपरझंडिस भी राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे थे, मजा ले रहे थे, चुटकियां बजा रहे थे और कह रहे थे कि पपुआ देश को डरा रहा है। और 1 महीने बाद ही मजाक उड़ाने वाले भी और पूरा देश भी सच में डरने लगा, उस सच्चाई से डरने लगा जिसने लाखों जिंदगियों को लपेट दिया। तो सवाल यह है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का बुलडोजर पर चढ़ना, यदि बुलडोजर कल्चर का समर्थन है, तो अभी वहां के पूर्व प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से लोगों से माफी मांगी है, क्या भारत के प्रधानमंत्री भी माफी मांगने का जोखिम उठाएंगे? है इतनी हिम्मत?
हालांकि तमाम इस्तेहार देकर भाजपा की सरकारों ने खुद की फीट थपथपा ली है और खुद को मैनेजमेंट में, कोविड मैनेजमेंट में पास बता दिया है, टॉपर बता दिया है। पास तो छोड़िए, टॉपर सिद्ध कर दिया है। बाकी कितना अच्छा था ये मैनेजमेंट, ये तो आप सबने झेला ही है, देखा नहीं है, झेला है। सरकार ने तो साफ साफ कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। मौतों के सरकारी आंकड़े और अन्य एजेंसियों के आंकड़ों में बहुत लंबा चौड़ा फर्क दिखता है। सरकारी आंकड़ों में मरने वालों की संख्या 4,60,000 बताई गई, जबकि द टेलीग्राफ के अनुसार मरने वालों की संख्या 30 लाख से भी अधिक थी, यानी 7-8 गुना। बाकी मोदी सरकार का आंकड़ों के साथ खेलना पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। इस मामले में हम विश्वगुरु निश्चित बन चुके हैं। कोविड के दौरान आपने क्या क्या महसूस किया, सरकार को कहां कहां पाया, सरकार के कार्यों से कितने संतुष्ट थे, हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये भी सवाल करिएगा कि ब्रिटेन वाले ने तो माफी मांग ली, भारत वाले माफी कब मांगेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।